हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूजीसी नेट जीआरएफ इकाई 2 हिंदी साहित्य का इतिहास लेकर आए हैं। यह एक सुपर क्लास है जो आपके बहुत ही कम समय में एक टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। साहित्य इतिहास दर्शन से अभिप्राय साहित्य इतिहास लेखन में निहित विचारों का अध्ययन करने वाले विषय से है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ: पहला वर्ण अनुक्रम पद्धति, दूसरा काल अनुक्रम पद्धति, तीसरा वैज्ञानिक पद्धति और चौथा विधेयवादी पद्धति। हिंदी में 4 पद्धतियाँ प्रमुख रहीं। पहला वर्ण अनुक्रम पद्धति। इसका कथन है साहित्यकारों का विवरण उनके नाम के प्रथम वर्ण के क्रम से रहता है। घासदास, ताशी और शिव सिंह सेंगर ने इसका प्रयोग किया है। दूसरा काल अनुक्रमी। इसका कथन है रचनाकारों का विवरण उनके जन्म तिथि के क्रम से दिया जाता है। ये कविवृत्त संग्रह मात्र होते हैं। ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने इसका प्रयोग किया है। तीसरा है वैज्ञानिक पद्धति। इसका परिभाषा है ग्रंथ का तटस्थ रहकर तथ्य संकलन क्रमबद्ध रूप में करता है। चौथा है विधेयवादी पद्धति। इसका परिभाषा साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामायिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण किया जाता है। रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी और बच्चन सिंह ने इस पद्धति का प्रयोग किया है। आचार्य शुक्ल के प्रमुख कथन: आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। किसी काल विस्तार को लेकर यही पूर्व और उत्तर नाम देकर 2 हिस्सों में कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता है। रीतिकाल के कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद से लिए हैं। मिश्र बंधु विनोद के अतिरिक्त हिंदी कोविद, रत्नमाला, कविता कौमुदी, ब्रज माधुरी सार आदि से भी सहयोग लिए हैं। प्रमुख साहित्य इतिहास ग्रंथ लेखक एवं लेखन वर्ष: पहला इश्तेवार दा लालित उत्तरे एंदोई हिंदुस्तानी। घासदास, ताशी का यह ग्रंथ है जिसमें 738 कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्णक्रम के अनुसार दिया गया। फ्रेंच भाषा में लिखित है जिसका प्रकाशन वर्ष 1939 ईस्वी है। दूसरा भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल द्वारा हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ है जिसका प्रकाशन वर्ष 1873 ईस्वी है। तीसरा है शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी। चौथा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888 ईस्वी में ग्रियर्सन द्वारा पहली बार कवियों का काल क्रम अनुसार वर्गीकरण किया गया है। यह 11 अध्यायों में विभक्त है। पांचवा मिश्र बंधु विनोद 1913 में व्यवस्थित रूप से काल विभाजन का श्रेय इन्हीं को जाता है। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल द्वारा 1929 में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से लिखा गया है। 7वां हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित ग्रंथ जिसमें सिर्फ आदिकाल और भक्तिकाल का स्थान मिला है। 8वां ग्रंथ हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है। प्रश्न 9वां ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी। गणपति चंद्रगुप्त हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1985 ईस्वी। रामस्वरूप चतुर्वेदी
अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत ग्रियर्सन है। नलिन विलोचन शर्मा का कथन। आदिकाल की विशेषताएं। साहित्यिक प्रवृत्तियाँ। प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का विवर्व माना जा सकता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से संवत 1375 तक माना जा सकता है। अपभ्रंश नाम पहले वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा स्वर श्रेणी प्रस्तुत अपभ्रंश और खड़ी बोली का था। आश्रयदाता कवि अपने राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का भी वर्णन किया करते थे। वीर और श्रृंगार रस का समन्वय इस काल की विशेषता है। प्रबंध एवं मुक्तक गीत के साथ साथ डिंगल भाषा युक्त काव्य लिखे जा रहे थे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। पहला, प्राकृत भाषा हिंदी का तात्पर्य है प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद हिंदी। दूसरा, विद्यापति ने दो प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, पुरानी अपभ्रंश और बोलचाल की देश भाषा। तीसरा, गाहा या गाथा करने से प्राकृत का बोध होता है। चौथा, सिद्धों में सबसे पुराने सरहा हैं। पांचवा, महासुखवाद का प्रवर्तन वज्रायन शाखा में हुआ। छठा, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। सातवां, पुष्पदंत को अपभ्रंश का भाभूति कहा जाता है। आठवां, हेमचंद्र को प्राकृत का पन्नी कहा जाता है। अब हम रसो साहित्य से संबंधित देखेंगे। रसों काव्य के दो रूप मिलते हैं, प्रबंध और वीरगीत। प्रबंध रसों का सर्वप्रथम ग्रंथ खुमान रसो है। वीरगीत परंपरा का सर्वप्रथम ग्रंथ विशलदेव रसो है। आचार्य शुक्ल का कथन। चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रसो हिंदी का प्रथम महाकाव्य। बच्चन सिंह का कथन, यह एक राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में राजनीतिक की महाकाव्यात्मक त्रसदी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रसों को सुख सखी संवाद के रूप में रचित माना है। पृथ्वीराज रसों में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है, जिसमें मुख्यतः छंद निम्न है: कवित, छपैया, दुहा, तोमर, त्रोटक, गाहा, आर्या। शुक्ल जी द्वारा सुझाए गए प्रमुख रसो ग्रंथ हैं उनके रचनाकार। खुमान रसो ग्रंथ दलपति विजय का 9वीं शताब्दी। विजयपाल रसो ग्रंथ नल सिंह का है 11वीं शताब्दी। विशलदेव रसो ग्रंथ नरपति नल्हा 12वीं शताब्दी। पृथ्वीराज रसो ग्रंथ चंद्रवरदाई 12वीं शताब्दी। जयचंद्र प्रकाश ग्रंथ भट्ट केदार के हैं 12वीं शताब्दी। जयमयंक जैसे चंद्रिका ग्रंथ मधुकर कवि के हैं 12वीं शती। परमार रसो ग्रंथ जगनिक 13वीं शताब्दी। रन छंद ग्रंथ श्रीधर 14वीं शताब्दी। कीर्तिलता ग्रंथ विद्यापति 14वीं शताब्दी का अंत। कीर्ति पताका ग्रंथ विद्यापति 14वीं शताब्दी का अंत। आदिकालीन हिंदी का जैन साहित्य। जैनों ने अपना अधिकांश काव्य राजस्थान, गुजरात और दक्षिणी हिस्सों में लिखा। जैन साहित्य में रस काव्य परंपरा प्रसिद्ध रही, जिससे सबसे प्राचीन ग्रंथ रिपु दरान रास से, जो कि संस्कृत भाषा के हैं। गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी भारतेश्वर बाहुबली राज से 1184 ईस्वी को हिंदी का प्रथम कवि माना है।
देवसेन कृष्ण रवकाचार्य को डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी का प्रथम रचना माना। चंदन बाला रास 1200 ईस्वी आसगु कवि का ग्रंथ है। विजय सेन सूरी का प्रसिद्ध ग्रंथ रेवंत गिरिरास 1231 ईस्वी। जिन धर्म सूरी कृत अस्तुलभद्र रास। मुनि सुमतिगण कृत नेमिनाथ रास। चंद्र मुनि कृत पुराण सार अन्य उल्लेखनीय ग्रंथ है। अब हम सिद्ध साहित्य के बारे में देखेंगे। सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि होने का गौरव प्राप्त है। इनके 32 ग्रंथ माने जाते हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध दोहा कोश है। सिद्धों में सबसे पुराने सरप्पा हैं। वज्रायन का केंद्र श्री पर्वत है। सिद्धों में संध्या भाषा शैली का प्रयोग किया है। सरप्पा की जीवन दृष्टि इस प्रकार है। पहला सहज संयम, दूसरा पाखंड और आडंबर विनाश, तीसरा गुरु सेवा, चौथा सहज मार्ग और पांचवा महासुख की प्राप्ति। बच्चन सिंह ने लिखा है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरप्पा में ही दिखाई देता है। सबरप्पा सरप्पा के शिष्य और लुईपाद के गुरु थे। चार्यपद सबरप्पा के प्रसिद्ध पुस्तक हैं। 84 सिद्धों में लुईपा का स्थान प्रथम तथा सबसे ऊंचा माना जाता है। कणप्पा सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि थे। राहुल संस्कृतियान के अनुसार कणप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागीची ने किया है। अब हम नाथ साहित्य से संबंधित देखेंगे। नाथ पंथ बौद्धों की वज्रायन शाखा से निकला हुआ माना जाता है। आचार्य द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। नाथों की संख्या 9 मानी जाती है, जिसमें प्रथम नागा अर्जुन और आखिरी मल्ली अर्जुन है। गोरखनाथ मच्छेंद्रनाथ के शिष्य थे। मिश्र बंधुओं ने इन्हें हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कहा है। चौरंगी नाथ गोरखनाथ के शिष्य थे और ये पूरन भगत के नाम से प्रसिद्ध हुए। नवनाथ गौरक्षा सिद्धांत के अनुसार पहला नागार्जुन, दूसरा जड़ भरत, तीसरा हरिश्चंद्र, चौथा सत्यनाथ, पांचवा भीमनाथ, छठा गोरक्षानाथ, सातवां चरपटनाथ, आठवां जलंधर नाथ और नौवां मलय अर्जुन। आमिर खुसरो की हिंदी कविता। इसका वास्तविक नाम अबुल हसन था और ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। आमिर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। संगीत में एक कव्वाली, तरान, गायन शैली और सितार के जन्मदाता माने जाते हैं। इन्होंने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा है। इनकी पहेलियाँ और मुकुरियों में उक्ति वैचित्र की प्रधानता है। इनके प्रमुख ग्रंथ है खलिकबरी, पहेलियाँ, मुकुरियाँ, दो सुखाने, गजल आदि। विद्यापति और उनकी पदावली। विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरिमिश्र था और ये दरभंगा जिले के बिपसी नामक गांव के निवासी थे। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा। हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। विद्यापति कृत कीर्तिलता की रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। पदावली और गौरक्षा विजय मैथिली में लिखी गई है। लौकिक साहित्य। ढोला मारूरा दुहा, जो कि कलोल कवि की यह रचना है। 11वीं शताब्दी में रचित एक प्रसिद्ध प्रेम काव्य है।
यह मूलतः दोहा छंद में रचित था। बसंत विलास 13वीं सदी में रचित महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है। अब हम भक्ति काल से संबंधित देखेंगे। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल का समय संवत 1375 से 1700 माना है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग श्वेत श्वेतर उपनिषद में मिलता है। भक्ति काल का काल विभाजन इस प्रकार किया गया जो सर्वमान्य है। भक्ति काल के दो खंड, निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण धारा के दो खंड, ज्ञानाश्राई और प्रेम मार्गी। सगुण धारा के दो खंड, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। भक्ति आंदोलन के उदय में सामाजिक सांस्कृतिक कारण। मुस्लिम शासकों के बर्बरता शासन से कुंठित एवं उसके अत्याचारों से त्रस्त हिंदू जनता ने ईश्वर की शरण में अपने को अधिक सुरक्षित महसूस कर भक्ति मार्ग का सहारा लिया। दोनों संस्कृतियों के संपर्क से उनके मध्य सद्भाव, सहानुभूति एवं सहयोग की भावना का विकास हुआ। सूफी संतों की उदार एवं सहानुभूति की भावना तथा ईश्वरवाद में उनकी प्रबल निष्ठा ने हिंदुओं को प्रभावित किया। हिंदुओं में सूफियों की तरह ईश्वरवाद में विश्वास करते हुए ऊंच नीच एवं जात पात का विरोध तत्कालीन भारतीय समाज की शोषणकारी वर्ण व्यवस्था के कारण निचले वर्णों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। भक्ति संतों द्वारा दिए गए संदेशों ने लोगों को प्रभावित किया। वैष्णव भक्ति का वैशिष्ट प्राणी मात्र से प्रेम व उदारता इसी भक्ति का आधार है। अहिंसा इस भक्ति का दूसरा मुख्य तत्व है। इसने कला व संस्कृति के उन्नयन में भरपूर योगदान दिया। वैष्णवाचार्यों व कवियों ने भक्ति रस की स्थापना में सर्वाधिक योगदान दिया। अहिंसावाद व प्रपतिवाद वैष्णव संप्रदाय की विशिष्टता है। अलवार संत ये मुख्यतः विष्णु भक्त थे जिनकी शाब्दिक अर्थ है मग्न होना। अलवार संतों की संख्या 12 मानी जाती है। सटकोट तथा नम अलवार राम भक्ति के प्रथम कवि थे। इनकी रचना तिरुवाइमोली में राम भक्ति का विस्तृत वर्णन है। सटकोप राम की पादुका के अवतार माने जाते हैं। अंदाला एकमात्र महिला अलवार संत थी। इन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाता है। अलवार संत जाति वर्ण का भेद नहीं मानते थे। सर्वप्रथम श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य श्री नाथ मुनि ने अलवार संतों के पदों का संकलन नालियर दिव्य प्रबंध शीर्षक से 4 भागों में किया। भक्ति काल संबंधी प्रमुख तथ्य। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण सगुण दोनों धाराओं का मुख्य लक्षण भागवत विषयक रति एवं अन्यता माना है। रामानुज भक्ति के आदि आचार्य बने। विशिष्ट अद्वैत से भक्ति साधना पद्धति मात्र से आंदोलन की ओर बढ़ी। वैष्णव धर्म की स्थापना करने वाले रामानुज माधवाचार्य विष्णु स्वामी निम्बर्क हैं। भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है आचार्य शुक्ल का कथन। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन। प्रमुख दर्शन है उनके प्रवर्तक आचार्य। विशिष्ट अद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य, द्वैतवाद निम्बर्क आचार्य, शुद्ध द्वैतवाद विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य। निर्गुण ज्ञान आश्रयी शाखा की विशेषताएं। अनिश्चित दार्शनिक आधार, निर्गुण ब्रह्मा के प्रति आस्था, सदगुरु का महत्व, शास्त्रों का विरोध, आत्मविश्वास की प्रबलता, सांप्रदायिकता का विरोध, रहस्यवादी भावनाएं। संत कवि मूलतः भक्त है, कवि नहीं। शिल्प की सजगता इनके अंदर नहीं है। इनकी भाषा साधु कड्डी या पंचमेल खिचड़ी कहलाती है। इन्होंने उलटवासियों का प्रयोग किया। ये प्रतीकात्मक उक्तियां हैं जो नाथों की संध्या भाषा का ही अगला
चरण है। संत कवि के प्रथम कवि के रूप में समानता कबीर का नाम लिया जाता है। प्रमुख संत ज्ञानाश्राई कवि उनसे संबंधित थे। नामदेव। कुछ लोग हिंदी में भक्ति साहित्य का आरंभ संत नामदेव से ही मानते हैं। नामदेव जाति से दर्जी थे तथा इनका संबंध वारकरी संप्रदाय से थे। वामदेव के गुरु के रूप में विश्ववा खेचर का नाम लिया जाता है, जो कि नाथपंथी कंठफट्टे थे। वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक संत पुंडरीक थे। इनके प्रथम उन्नायक संत ज्ञानदेव माने जाते हैं। इस संप्रदाय में ब्रह्मा को निर्गुण माना गया है। हरिदास जो कि संत कवि हैं, हरिदास स्वयं को पदों में चमार कहा। इनके 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। धन्ना व मीरा को रैदास की शिष्य परंपरा में बताया जाता है। रैदास लोधी के निमंत्रण पर दिल्ली गए थे। सिकंदर लोधी के निमंत्रण पर। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। ये सिकंदर लोधी के समकालीन थे। इनके गुरु के रूप में रामानंद और शेख ताकी का नाम लिया जाता है। इनकी वाणी संग्रह इनके शिष्य व उत्तराधिकारी धर्मदास ने विजक नाम से 3 भागों में किया था। सखी, शबद, रमेनी। कबीर की वाणी का सबसे पुराना साक्ष्य गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। श्याम सुंदर दास ने रहस्यवादी कवियों में सबसे पहले रखा है। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार थे। वाणी के डायरेक्टर थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ। गुरु नानक का बारे में देखेंगे। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया, इसलिए इन्हें आदि गुरु कहा गया है। गुरु नानक के भजनों का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब में किया गया है। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन किया। ये वर्ण व्यवस्था व कर्म कांड के विरोधी थे और धार्मिक एकता के पक्षधर थे। इनके बड़े पुत्र श्री चंद ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की। संत कवि दद्दू दयाल ने दद्दू पंथ की स्थापना की। दद्दू पंथी एक समीरनी रखते थे और सत्यनाम कहकर अभिवादन करते थे। दद्दू पंथियों का प्रधान केंद्र भराने की पहाड़ी राजस्थान है, जहां दद्दू ने अपना शरीर त्यागा था। निर्गुण होने पर भी इन्होंने ईश्वर के सगुण रूप को मान्यता दी। इनके शिष्य संतदास और जगन्नाथ दास ने हरडे वाणी शीर्षक से इनके वाणियों का संग्रह किया। इसका रज्जब ने अंगवधु नाम से संपादन किया। इनकी काव्य भाषा ब्रज भाषा है। ज्ञान बोध मलुकदास की रचना है। इन्होंने अवधी व ब्रज भाषा में रचनाएं की। निर्गुण भक्तों में सुंदरदास सर्वाधिक विद्वान, सुशिक्षित व शास्त्रज्ञ थे। अब हम निर्गुण प्रेम आश्राई धारा के बारे में देखते हैं। सूफी दर्शन या तस्ववुफ का आधार, जिससे परमात्मा को प्रेमिका और बंदे को प्रेमी के रूप में चित्रित किया जाता है। प्रेम के मूल्य के रूप में स्थापना, सांस्कृतिक समन्वय का सूत्रपात, गुरु की प्रतिष्ठा, भावात्मकता की प्रधानता, विरह का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। इनकी भाषा ठेठ अवधि मुहावरेदार होती थी। इस्लाम, इसका 2 खंड है। सारा जिसे सनातनी वे सारा सूफी, और सूफी को 4 खंडों में विभक्त किया गया। चिश्ती, सुहरवादी, कादरी, नक्शबंदी। असाहित्यकृत हंसावली का रचना स्रोत विक्रम बेताल की कथा है। हिंदी के प्रमुख सूफी कवि और काव्य निम्नलिखित हैं।
असाहित कृत हंसावली 1370 ईस्वी, मुल्ला दाऊद कृत चंदायन 1379 ईस्वी, ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा 1501, कुतवन कृत मृगावती 1501, आलम कृत माधवानल काम कंदला 1584 ईस्वी, उस्मान कृत चित्रावली 1613 ईस्वी प्रमुख ग्रंथ हैं। बाद में सूफी का प्रसार 12वीं सदी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। बाद में सुअरवादी संप्रदाय के प्रवर्तक शेख बहाउद्दीन ज़कारिया थे। प्रमुख सूफी कवि एवं उससे संबंधित थे मलिक मोहम्मद जैसी सूफी फकीर शेख मुहाउद्दीन के शिष्य थे। जैसे कि प्रमुख रचनाएं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्रलेखा, मसलनामा, कान्हावत। पद्मावत को अवध का प्रथम महाकवि माना जाता है। विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को अपने ढंग की त्रासदी कहा है। मंझन का ग्रंथ मधुमालती एक प्रेमाख्यान है जिससे बहुपत्नीवाद का अभाव है। उस्मान जहांगीर के समकालीन थे। ये चिश्ती वंश के हाजी बाबा के शिष्य थे। नूर मोहम्मद शाहजहां के समकालीन थे। इन्होंने इंद्रावती में शासक मोहम्मद शाह की प्रशंसा की। जान कवि 78 ग्रंथों की रचना की जिसमें 29 प्रेमाख्यान हैं। अब हम सगुण राम भक्ति शाखा के बारे में देखेंगे। राम के सगुण रूप की भक्ति, लोक मंगल की साधना, समन्वयात्मक जीवन दृष्टि, नारी के प्रति परंपरागत दृष्टिकोण, वर्ण व्यवस्था का समर्थन, दास्य भाव की भक्ति, भाषा अवधि व ब्रज, कवि रूप प्रबंध व मुक्तक, वाल्मीकि रामायण को आदि काव्य मानकर राम कथा का मूल स्रोत स्वीकार किया गया है। वाल्मीकि रामायण के राम विष्णु के अवतार नहीं केवल मनुष्य है। धीरोदत्त नायक का कथन। राम कवि के प्रमुख कवि एवं उससे संबंधित तथ्य। तुलसीदास का जन्म 1532 और मृत्यु 1627 ईस्वी में मानी जाती है। रहीम, महाराज मान सिंह, नाभाजी, टोडर व मधुसूदन सरस्वती तुलसी बाबा के स्नेही कहे जाते हैं। शुक्ल जी तुलसीदास को अस्मात् वैष्णव कहते हैं। तुलसी पर विशिष्ट द्वैत व श्री संप्रदाय का प्रभाव है। तुलसी को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। तुलसी की प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी तथा आखिरी रचना कवितावली को माना जाता है। हनुमान बाहु की रचना तुलसी ने बाहु रोग से मुक्ति के लिए की थी। कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली ब्रजभाषा में रचित है। शुक्ल जी ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधन अवस्था का कवि माना। नाभादास ने भक्तमाल की रचना ब्रजभाषा में 1585 ईस्वी में की। इसमें 200 भक्तों के चरित्र का वर्णन है। नाभादास के गुरु अग्रदास थे। ये तुलसी के समकालीन थे। इनकी मृत्यु तुलसी के बाद हुई। हिंदी में भक्तमाल परंपरा का श्रेय इन्हीं को जाता है। केशवदास इंद्रजीत सिंह के राजाश्रित कवि थे। इनका उपनाम वेदनती मिश्र था। इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है। शुक्ल जी ने इसे कठिन कवि का प्रेत कहा। सेनापति अग्रदास, हृदयराम, प्राणचंद्र चौहान, लालदास अन्य महत्वपूर्ण कवि हैं राम भक्ति शाखा की। चलिए अब हम सगुण कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में देखते हैं। शोधदेतवाद व पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक, लीला में अखंड विश्वास, वात्सल्य का विषाद चित्रण, प्रेम की विराट कल्पना, युग जीवन से कम संबंध, प्रकृति के साथ रागात्मक संबंध,
नारी मुक्ति की प्रस्तावना, ब्रजभाषा प्रयोग, छंद, दोहा, कवित, सवैया। सर्वप्रथम ऋग्वेद के प्रथम मंडल में कृष्ण का उल्लेख मिलता है। गीता में कृष्ण के दार्शनिक व्यक्तित्व का पूरी तरह उद्घाटन होता है। भागवत पुराण के आधार पर प्रथम संप्रदाय माधव संप्रदाय है, जिसमें द्वैतवाद के सिद्धांत पर कृष्ण की उपासना पर जोर है। सनक आदि संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बर्क आचार्य हैं, जिसका दार्शनिक मत द्वैतवाद है। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी है, जिसका दार्शनिक मत शुद्ध अद्वैतवाद है। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हरिवंश है। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु हैं, जिसका दार्शनिक मत अचिंत्य भेद अभेद है। निम्बर्क आचार्य निम्बर्क संप्रदाय के संस्थापक थे। नारद मुनि को इनका गुरु माना जाता है। इनका जन्म दक्षिण में हुआ, लेकिन इसकी कर्मभूमि ब्रज क्षेत्र रही। अत्यंत सुंदर होने के कारण इन्हें सुदर्शन कहा जाता था। इनका संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी सैलमाबाद राजस्थान में है। वृंदावन में श्री जी की बड़ी कुंज नामक स्थान पर इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। वल्लभाचार्य ये सिकंदर लोधी और बाबर के समकालीन थे। इनके दो पुत्र गोपीनाथ एवं विठलनाथ थे। इन्होंने सगुण को ब्रह्म का असली परमार्थित रूप बताया और निर्गुण को उसका अंशतः तिरोहित रूप कहा। इन्होंने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया, जिसका अर्थ है भगवान की कृपा या अनुग्रह। उनके 84 शिष्य तथा विठलनाथ के 252 शिष्य थे। अष्टचाप की स्थापना विठल ने 1565 ईस्वी में की, जिसमें 4 शिष्य इनके तथा 4 वल्लभाचार्य के थे। कुमनदास अष्टचाप में सबसे वरिष्ठ कवि थे। ये आयु में वल्लभाचार्य से भी वरिष्ठ थे। सूर्यदास का जन्म समांतर 1478 ईस्वी को माना जाता है। ये श्री नाथ मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। इनकी 25 रचनाएं मानी जाती है, जिसमें सबसे प्रमाणिक सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी है। भागवत पुराण सुरसागर का उपजीव्य ग्रंथ है। इसमें 12 स्कंद एवं 4936 पद हैं। सूर्यदास वात्सल्य व श्रृंगार के सम्राट कहलाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सुरसागर को स्त्री चरित्र का विशाल काव्य कहा। हिंदी में ब्राह्मण गीत काव्य परंपरा इन्हीं से मानी जाती है। परमानंददास ने वल्लभाचार्य से दीक्षा ली। कृष्ण के ईश्वरीय पक्ष का वर्णन न करके माधुर्य पक्ष का वर्णन किया। नंददास अष्टछाप के सर्वाधिक काव्य शास्त्रीय कवि हैं। इनके यश का आधार रसपंच अध्याय है। इनकी अन्य रचना अनेक अर्थ मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी। अष्टछाप के कवि कुंभनदास, सूर्यदास, परमानंददास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी, चतुर्भुजदास, नंददास। सूर्यदास की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं। वह राग मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म उद्गार है। रामकुमार वर्मा का कथन। हरिवंश की भाषा बहुत समृद्ध और प्रांजल है। इन्होंने ब्रज और संस्कृत में रचनाएं की। इन्होंने अपने गुरु के रूप में श्री राधा जी को स्वीकार किया है। ध्रुवदास ही हरिवंश के शिष्य थे। इनकी 42 रचनाएं मानी जाती। इन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय का विशद वर्णन किया। मीराबाई मेड़तिया के राठौर रत्न सिंह की पुत्री थी। इनका विवाह भोजराज से सन के साथ 1516 ईस्वी में हुआ। वह रणछोड़ मंदिर में भजन कीर्तन करती थी।
इनकी काव्य भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज थी। श्रृंगार वर्णन में वियोग की प्रधानता है। कृष्ण की कल्पना पति या प्रेम के रूप में की। प्रमुख रचनाएं गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा संग्रह। रसखान, इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। ये तुलसीदास के समकालीन थे। इन्होंने कवि पद परंपरा को छोड़कर कवित्व सवैया का मार्ग अपनाया। इसकी भाषा शुद्ध परिमार्जित साहित्यिक ब्रज है। इनके काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है। इनको पीयूषवर्षी कवि कहा गया है। प्रमुख रचनाएं सुजान, रसखान, दानलीला, अष्टयाम, प्रेम वाटिका। भक्ति काल के कुछ महत्वपूर्ण कवि गंग, रहीम, नरोत्तम दास, बनारसी दास, जैन आदि। अब हम रीतिकाल के बारे में देखेंगे। रीतिकाल का 4 खंड है। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त और रीति इत्तर। रीति इत्तर का 3 खंड है, वीर काव्य, नीति काव्य और भक्ति काव्य। रीतिकाल की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। रीतिकाल का आरंभ उस युग से में हुआ जब राजनीतिक दृष्टि से मुगल सत्ता भारत की केंद्रीय सत्ता के रूप में प्रतिष्ठित थी। सामाजिक रूप से यह काल सामंतवादी स्थितियों का ही काल है। इसी युग में फारसी काव्य परंपरा भी हिंदी पर प्रभाव पड़ने लगा। इसके उत्तरार्ध का समय केंद्रीय मुगल सत्ता के टूटने का समय है। रीतिकाल में दरबारों के बाहर भी कविताएं रची जाती रही। नीति काव्य और भक्ति काव्य प्रमुख है। इसी काल को नीति काव्य की परंपरा का विकास हुआ। रीतिकालीन काव्य की विशेषता काव्य तत्व और आचार्य तत्व का मिश्रण, अंतःवस्तु के रूप में श्रृंगार का चयन, अलंकारिता के प्रति अत्यधिक सजगता, चित्रात्मकता और नाद सौंदर्य, प्राकृतिक चित्रण, प्रेमानुभूति की मसलता, श्रृंगार और भक्ति का गठजोड़। रीतिकाल में आचार्यत्व। भारतीय काव्य शास्त्र में 3 प्रकार के आचार्य हुए, उद्भावक, व्याख्याता, कवि शिक्षक, आचार्य। रीतिकाल के अधिकांश आचार्य कवि, मूलतः कवि शिक्षक एवं व्याख्याता आचार्य की श्रेणी में आते हैं। बच्चन सिंह के अनुसार रीतिकालीन कवि कविता के सौदागर थे। श्याम सुंदर दास के अनुसार राजाओं से पुरस्कार पाने तथा जनता द्वारा समृद्ध होने के कारण रीतिकाल की कविता श्रृंगारमयी हो गई और अन्य प्रकार की कविताएं उसके सामने दबी सी गई है। रीतिबद्ध कवि। इस धारा में वे कवि आते हैं जिन्होंने राजाओं व सामंतों को शास्त्रीय ज्ञान देने के लिए लक्षण ग्रंथों की रचना की। संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रीति काव्य के मूल स्रोत है। ये पहले संस्कृत ग्रंथों से लक्षण का अनुवाद ब्रजभाषा में प्रस्तुत करते थे, फिर उस लक्षण के उदाहरण के रूप में कविता लिखते थे। प्रमुख रीतिबद्ध कवि। रीतिबद्ध कवि केशवदास। कथन। डॉक्टर नागेंद्र ने केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। रीतिकाल का समग्र परिवर्तन केशवदास द्वारा भक्ति काल में ही हो गया। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कथन। केशव अलंकारवादी आचार्य थे। इन्होंने भामहार, उद्भट, दंडी का अनुसरण किया। केशवदास निम्बर्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इनका उपनाम वेदंती मिश्र था। काव्य शास्त्र की दृष्टि से इनकी कवि प्रिया, रसिक प्रिया, नखशिख, छंदमाला प्रमुख एवं रामचंद्र का विज्ञान गीता अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। चिंतामणि। चिंतामणि रसवादी आचार्य माने जाते हैं। लक्षण निरूपण में ये प्रायः मम्मट का अनुसरण करते हैं। चिंतामणि ने अपने काव्य में कवित्व और सवैया का प्रयोग सर्वाधिक किया है। काव्य कुल, कल्पतरु, रसविलास, श्रृंगार मंजरी, छंद विचार इनकी प्रमुख रचनाएं हैं।
मोतीराम का प्रथम ग्रंथ फूलमंजरी को माना जाता है। इनके अन्य ग्रंथ रसराज, ललित लालमा, वृत्त कौमुदी है। भूषण भूषण रीतिकालीन काव्यों में राष्ट्रीय स्वर के कवि माने जाते हैं। इनकी भाषा का स्वरूप सामान्य ब्रज भाषा है। इनकी प्रमुख रचना शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक आदि। देव का पूरा नाम देवदत्त। इनकी ख्याति आचार्य एवं कवि दोनों रूपों में है। इनके काव्य अंग के विवेचन एवं वर्गीकरण में मौलिकता दिखाई पड़ती है। तात्पर्य वृत्ति की चर्चा की है तथा संचारी भावों की संख्या 34 मानी। डॉक्टर नागेंद्र ने सुख सागर तरंग संपादक बलदत्त मिश्र को नायिका भेद का विश्वकोश कहा। नायिका भेद की रचना करने वाले कवियों में कविवर देव का उच्च स्थान है। भावविलास, प्रेमचंद्रिका, अष्टयाम, राग रत्नाकर, देवचरित आदि इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। भिखारीदास ने सर्वप्रथम तुक को काव्य अंग के रूप में ग्रहण करके विचार किया। रसलिन का पूरा नाम सैयद गुलाम नबी है। ये रसवादी आचार्य कवि थे। दोहा पर इनका अद्भुत अधिकार थे। पद्माकर ने श्रृंगार, भक्ति एवं वीर रस में काव्य सृजन किया। इन्हें जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने काव्यराज शिरोमणि की उपाधि दी। हिम्मत बहादुर, वृद्धावली, जगत विनोद, गंग लहरी इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। रीति सिद्ध काव्य। रीति सिद्ध काव्य इस धारा के काव्यों में लक्षण या सिद्धांत प्रस्तुत न करके काव्य शास्त्रीय लक्षणों को ध्यान में रखकर कविताएं लिखी है। राजाओं की प्रशस्ति और श्रृंगार की केंद्रीयता जैसी विशेषताएं यहाँ भी देखने को मिलती है। बिहारी, सेनापति, रसनिधि, बैनी, पजनेश, कृष्ण कवि आदि इस धारा के प्रमुख कवि हैं। सेनापति ये प्राकृत वर्णन के दृष्टि से अद्वितीय कवि माने जाते हैं। इनके काव्य में श्लेष चमत्कार देखने को मिलता है। आचार्य शुक्ल इनके बारे में कहते हैं ये बड़े ही सुहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनका जैसा और किसी श्रृंगारी कवि में नहीं किया। कवित रत्नाकर, काव्यकल्प द्रोम इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बिहारी इस धारा के सबसे महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। अकबर के शासन के अंतिम दिनों में औरंगजेब के शासन के शुरुआती दिनों तक उनका जीवन काल फैला है। इनके गुरु नर हरिदास थे तथा ये निम्बर्क संप्रदाय में दीक्षित थे। बिहारी ने सिर्फ ग्रंथ की रचना की, एक ग्रंथ की रचना की जिसे बिहारी सतसाई कहा जाता है, जिसमें 713 छंद है। कृपाराम कृत हित तारगणी को हिंदी में सतसाई परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। ग्रियर्सन इनके बारे में कहते हैं कि पूरे यूरोप में एक भी कवि बिहारी के बराबरी नहीं कर सकता है। बिहारी के काव्य को पद्म सिंह शर्मा ने शक्कर की रोटी कहा है। बिहारी रत्नाकर जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत बिहारी सतसाई का सबसे प्रामाणिक टीका है। अब हम रीति मुक्त कवि के बारे में देखेंगे। रीति मुक्ति कवि ये रीतिवाद के कविगत रूढ़ियों का पालन नहीं करते। दरबार में रहकर भी ये कवि अनुभूति की प्रामाणिकता तथा दायित्व मूलक प्रेम का पालन करने वाले कवि हैं। यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत अनुभूतियों का काव्य। इस धारा के प्रमुख कवि घनानंद है। अन्य कवियों में आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव है। आलम इन्होंने आलम के लिए मुक्तक संग्रह की रचना की। ये जाति से ब्राह्मण थे जो शेख नाम की रंगरेजिन से विवाह कर मुसलमान बन गए। घनानंद मुगल बादशाह मोहम्मद के मीर मुंशी थे। इनकी प्रेमिका का नाम सुजान था जो एक वेश्या थी।
प्रेम की विरह लेकर ये वृंदावन जाकर निम्बर्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए। इन्हें प्रेम का पीर कवि भी कहा जाता है। इन्हें संगीत का अच्छा ज्ञान था। इन्होंने कई सवैयों की रचना समस्या पूर्ति ढंग पर की। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनकी रचनाओं का संग्रह सुंदरी तिलक नाम से किया। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने इनकी संपूर्ण रचनाओं का संग्रह घनानंद ग्रंथावली शीर्षक से किया। कुल 502 छंद है। इनकी प्रमुख रचनाओं में वियोग वेली, इश्कलता, प्रेम पत्रिका, प्रीति पावस आदि है। बौद्धा का पूरा नाम बुद्धिसेन था। ये भी घनानंद की भांति प्रेम के पीर के कवि हैं। इनकी प्रेमिका का नाम सुभान था। बौद्धा का प्रेमिका का नाम सुभान। द्विजदेव की रचना श्रृंगार लतिका सौरभ श्रृंगार बतीसी है। अब हम रीति इतर कवि के बारे में देखेंगे, जिसका 3 खंड है। पहला वीर काव्य। वीर काव्य धारा दरबार से जुड़ी हुई है, लेकिन इनका मिजाज दरबारी नहीं है। इनके प्रमुख कवियों में भूषण, पद्माकर, सुदन, गुरु गोविंद सिंह आदि शामिल है। दूसरा है नीति काव्य। नीति काव्य धारा में पहली बार नीति कथन स्वतंत्र रूप में आए। इनमें प्रमुख कवि गिरिधर कविराय, राम सहाय दास, वीरेंद्र, दीनदयाल गिरि आदि हैं। तीसरा है संत कवि। भक्तिकालीन निर्गुण और सगुण मार्गों की परंपरा को आगे रीति काल में यारी साहब, दरिया साहब, पलटू साहब, जगजीवन दास आदि ने बढ़ाया। यारी साहब का वास्तविक नाम यार मोहम्मद था और ये बाबरी संप्रदाय के संत थे। जगजीवन दास ने सतनामी संप्रदाय चलाया। सहज प्रकाश सहजबाई की प्रमुख रचना आनंद रघुनंदन विश्वनाथ सिंह का रचना, जो हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है। अब हम आधुनिक काल के बारे में देखेंगे। आधुनिक काल। पहला भारतेंदु युग 1850 से 1900। दूसरा द्विवेदी युग 1900 से 1918 ईस्वी। तीसरा है छायावाद 1918 से 1936। चौथा प्रगतिवाद 1936 से 43। पाँचवा प्रयोगवाद 1943 से 51। छठा नई कविता 1952 से 60 और सातवां है समकालीन कविता 1960 के बाद। हिंदी गद्य की परंपरा आदिकाल से ही मिलने लगती है। आचार्य शुक्ल के अनुसार ब्रजभाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग गोरखपंथी योगियों ने संवत 1400 के आसपास किया। खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक रूप दक्षिणी हिंदी के रूप में मिलता है। आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। खड़ी बोली गद्य के विकास आरंभिक चरण से संबंध 4 महाअनुभव हैं। पहला सदा सुख लाल नियाज, दूसरा इंशाअल्लाह खां, तीसरा लल्लू लाल, चौथा सदल मिस्र। आचार्य शुक्ल के अनुसार गद्य की एक साथ परंपरा चलाने वाले उपयुक्त 4 लेखकों में से आधुनिक हिंदी का पूरा आवास मुंशी सदा सुखलाल और सदल मिस्र की भाषा में मिलता है। गद्य का प्रवर्तन करने वालों में मुंशी सदा सुखलाल का विशेष स्थान समझना चाहिए। खड़ी बोली गद्य के विकास में जिन संस्थाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसमें फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थान उल्लेखनीय है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में वेले जली ने की थी। भारतेंदु और उनका युग 1800 से 1900 ईस्वी। भारतेंदु युग का समय 1850 से 1900 ईस्वी तक माना जाता है।
भारतेंदु युग की विशेषता अंतर्विरोधों का साहित्य, श्रृंगारिकता की चेतना, भक्ति भावना, समस्या पूर्ति, सामाजिक समस्याओं का चित्रण। भारतेंदु युग में भारतेंदु के अलावा बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी आदि आते हैं। सन 1880 में सार सुधा निधि नामक पत्रिका में हरिश्चंद्र को भारतेंदु नाम उपाधि दी गई। भारतेंदु द्वारा स्थापित संस्था कविता वर्धनी सभा 1870 काशी, पैनी रीडिंग क्लब 1873, तदीय समाज 1873 ईस्वी। भारतेंदु खड़ी बोली में लिखते थे। इनकी रचना में भक्तिपरक तथा श्रृंगारिक और नवजागरण के स्वर मिलते हैं। विजय वल्लरी काबुल विजय के उपलक्ष्य में लिखी गई कविता है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन उर्दू में अब्र नाम से कविताएं लिखते थे। मयंक महिमा इनकी खड़ी बोली हिंदी की रचना है। इनकी कविताओं में प्रायः यति भंग मिलता है। प्रताप नारायण मिश्र हास्य व्यंग्य क्षेत्र में अग्रणी है। इन्होंने लावणी शैली में अनेक कविताएं लिखी। इनकी देशभक्तिपरक कविताओं में व्यंग्य में अद्भुत मारक शक्ति है। ठाकुर जगमोहन सिंह स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति और प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। इनके द्वारा अनुदित ऋतु संहार और मेघदूत ब्रजभाषा की सरस कृति है। अंबिका दत्त व्यास ने खड़ी बोली में कंसवध शीर्षक प्रबंध काव्य की रचना की। साथ ही फारसी छंद में दशरथ विलाप नामक कविता खड़ी बोली में लिखी। हिंदी पत्रकारिता का आरंभ। हिंदी पत्रकारिता का इतिहास 19वीं सदी के तीसरे दशक से प्रारंभ होता है। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत संपादक पंडित जुगल किशोर को माना जाता है। यह 30 मई 1826 ईस्वी कलकत्ता से प्रकाशित हुई। 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। 1829 में राजा राम मोहन राय ने बंगदूत पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया, जो अंग्रेजी, फारसी और बंगला भाषा में भी निकलती थी। हिंदी भाषी क्षेत्र से हिंदी में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार बनारस अखबार 1845 ईस्वी। संपादक राजर्षि प्रसाद सितारे हिंद है। हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र समाचार सुधा वर्षन श्याम सुंदर सेन कलकत्ता से इनका प्रकाशन होता था। भारतेंदु ने 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा नामक पाक्षिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया, जो साहित्य, समाचार और राजनीति की पत्रिका थी। भारतेंदु ने 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया। 1874 में भारतेंदु ने बालवधनी नामक पत्रिका का संपादन शुरू किया। 1897 में काशी से नागरिक पहचानी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। द्विवेदी योगिन पत्रकारिता। सरस्वती पत्रिका का प्रथम अंक 1 जनवरी 1900 ईस्वी को निकला था। इनका नामकरण चिंतामणि घोष ने किया। इनके प्रथम संपादक श्याम सुंदर दास थे। सरस्वती का प्रकाशन इंडियन प्रेस इलाहाबाद से तथा संपादन काशी से होता था। 1900 में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका मासिक का प्रकाशन रायपुर से प्रारंभ हुआ। इसके संपादक माधव राव सप्रे थे। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी एक टोकरी भर मिट्टी 1901 ईस्वी इसी पत्रिका में छपी थी। समालोचक पत्रिका जयपुर से 1902 ईस्वी में गुलेरी जी के संपादकत्व में निकलती थी। 1907 में मदन मोहन मालवीय ने अभय उदय नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। छायावाद योगिन पत्रिका। 1920 में चांद पत्रिका का प्रकाशन साप्ताहिक पत्रिका के रूप में प्रयाग से हुआ। बाद में महादेवी जी
ने भी इसी पत्रिका का संपादन किया। 1922 में लखनऊ में माधुरी पत्रिका का संपादन दुलारीलाल भार्गवा ने किया। आगे चलकर प्रेमचंद और शिवपूजन साय भी इसके संपादक रहे। मतवाला पत्रिका 1923 के संस्थापक महादेव प्रसाद सेठ थे, जो कलकत्ता से निकलती थी। यह हिंदी की प्रथम हास्य व्यंग प्रधान पत्रिका थी। आगे चलकर इसका संपादन शिव पूजन साय और निराला जी ने किया। बनारसीदास चतुर्वेदी ने विशाल भारत 1928 ईस्वी मासिक पत्रिका का संपादन किया। 1932 में जागरण पत्रिका का प्रकाशन शिवपूजन साय ने किया। यह छायावाद का घोर समर्थक पत्र था। 1921 में महात्मा गांधी ने हिंदी नवजीवन नामक पत्रिका निकाली। समकालीन पत्रिका 1965 में दिनमान का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इसके संपादक अज्ञेय सह संपादक रघुवीर साय थे। हंस पत्रिका का प्रारंभ प्रेमचंद ने किया था। 1986 में राजेंद्र यादव ने इसका संपादन किया। इसके वर्तमान संपादक संजय सहाय हैं। इंडिया टुडे 1 नवंबर 1986 में प्रकाशित हो रही। इसके प्रधान संपादक अरुण पुरी और वरिष्ठ सह संपादक मोहम्मद वकास है। हिंदी समय एक ऑनलाइन पत्रिका है। विश्व हिंदी सचिवालय द्वारा 2009 में से प्रतिवर्ष विशेषांक के रूप में विश्व हिंदी पत्रिका का प्रकाशन हो रहा है। अब हम द्विवेदी युग के बारे में देखेंगे। साहित्यिक प्रवृत्तियाँ: राष्ट्रीयता की नवीन धारणा, इतिवृत्तात्मकता, नैतिकता एवं आदर्शवाद, विषयगत वैविध्य, साहित्य की स्वदेशिता पर बल, काव्य रूप की विविधता। द्विवेदी युग के प्रमुख साहित्यकार: श्रीधर पाठक, जन्म 1859 ईस्वी, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं और खड़ी बोली का प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि भी माने जाते हैं। श्रीधर पाठक के प्रमुख रचनाएं एकांतवासी योगी, लावणी और ख्याल शैली में खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक, श्रांत पथिक रोला छंद में ऋतु संहार गुणवंत हेमंत है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, जन्म 1865 ईस्वी, हरिओद का प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकवि माना जाता है। वैदेही वनवास में सीता परित्याग की कथा का वर्णन है। इन्हें गणपति चंद्रगुप्त ने आधुनिक काल का सूर्यदास कहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुदित तथा मौलिक ग्रंथों की संख्या 80 है। इनके संबंध में आचार्य शुक्ल लिखते हैं, हम महावीर प्रसाद द्विवेदी को पढ़ी रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। लोचन प्रसाद पांडे को कवि विनोद तथा साहित्य वचस्पति की उपाधि दी। नाथूराम शर्मा ने राजा रवि वर्मा के चित्रों के आधार पर कविताएं लिखी। कविता कौमुदी का संकलन एवं संपादक 8 भागों में रामनरेश त्रिपाठी ने किया है। मैथिलीशरण गुप्त की पहली कविता हेमंत 1905 सरस्वती में प्रकाशित हुई। इन्होंने रसिक केंद्र नाम से ब्रजभाषा में कविताएं लिखी। मैथिलीशरण गुप्त ने मधुप उपनाम से बंगला रचनाओं का अनुवाद किया। गुप्त जी की पहली कवि कृति जो इनके यश का आधार है, भारत भारती 1909 ईस्वी। यशोधरा काव्य गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना पर आधारित है। विष्णु प्रिया चैतन्य महाप्रभु की पत्नी को आधार बनाकर लिखी गई है। महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी। भारत भारती की रचना मुसद्दे हाली की प्रतिक्रिया स्वरूप मानी जाती है। अब हम छायावाद के बारे में देखेंगे। छायावाद 1918 से 1936। हिंदी में छायावाद का सर्वप्रथम लिखित प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया। प्रमुख विशेषताएं छायावाद का: स्वतंत्र चेतना, वैयक्तिकता, वेदना की विवृत्ति, प्रेम अनुभूति, सौंदर्य चेतना, प्राकृतिक चित्रण, राष्ट्रीय स्वर,
मुकुटधर पांडे ने अपने लेखों में छायावाद की 5 विशेषताओं का उल्लेख किया है। वैयक्तिकता, स्वतंत्र चेतना, रहस्यवादिता, शैलीगत वैशिष्ट्य और अस्पष्टता। इनकी कुर्री के प्रति छायावाद की प्रथम कविता मानी जाती है। मुकुटधर पांडे लोचन प्रसाद पांडे के छोटे भाई थे। इन्हें पांडे बंधु भी कहा जाता है। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। महादेवी वर्मा का कथन। छायावाद के महत्वपूर्ण कवि एवं इनकी रचनाएं। जयशंकर प्रसाद आरंभ में कलाधर उपनाम से ब्रजभाषा में कविताएं लिखते थे। इनका बचपन का नाम झारखंडी था। इनकी पहली पुस्तक उर्वशी गद्य चंपू काव्य है। झरना को हिंदी में छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह स्वीकार किया जाता है। चित्राधार जयशंकर प्रसाद के ब्रजभाषा कविताओं का संग्रह है। प्रसाद कृत आंसू काव्य को हिंदी का मेघदूत कहा जाता। काव्यानी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्यात्मक रचना है। इसमें कुल 15 सर्ग है। इसमें प्रतिवेज्ञ दर्शन, अरविंद दर्शन और गांधीवाद का प्रभाव दिखाई देता है। इनकी प्रमुख रचनाएं उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, लहर, झरना आदि है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना जूही की कली 1916 निराला की पहली कविता है। इन्हें छायावाद का सलाहक पुरुष कहा जाता है। इन्हें हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक भी माना जाता है। निराला को ओज, औदात्य तथा विद्रोह का कवि माना जाता है। निराला की कुकुरमुत्ता, गर्म पकौड़ी, तोड़ती पत्थर, भिक्षुक आदि प्रगतिवादी धारा की कविताएं हैं। निराला ने कुछ गजलें भी लिखी है जिनका संकलन बेला कवि संग्रह में हुआ। गीतिका कवि संग्रह की भूमिका प्रसाद जी ने लिखी है। राम की शक्ति पूजा का मूल स्रोत कृतिवास का बंगला रामायण है। यह हिंदी साहित्य की अन्यतम उपलब्धि है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अनिमा, नए पते, अर्चना आदि हैं। सुमित्रा नंदन पंत, इनके बचपन का नाम गुसाई दत्त था। इनकी पहली कविता गिरजे का घंटा 1916, पहली छायावादी रचना उच्छ्वास तथा अंतिम छायावादी रचना गुंजन है। पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। पल्लव को प्रकृति की चित्रशाला कहा गया। ये अरविंद दर्शन से प्रभावित थे और इन्हें संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। युगांत को छायावाद का अंत का घोषणा पत्र कहा जाता है और इसी के प्रकाशन से प्रगतिवाद का उदय होता है। चिदंबरम पंत जी का सर्वश्रेष्ठ कविताओं का संकलन है। लोकायतन महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। इनकी प्रमुख रचनाएं ग्रंथि, पल्लव, वीणा, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, सत्यकाम, चिदंबरम आदि। महादेवी वर्मा छायावादी कवियों में सर्वाधिक रहस्य भावना इन्हीं की कविताओं में पाई जाती है। इन्होंने अधिकतर भाव प्रधान कविताएं लिखी है। इनके गीतों में अज्ञात प्रिय के प्रति प्रणय, निवेदन, व्यथा, पीड़ा, आशा के स्वर दिखते हैं। इन्हें आधुनिक युग की मीरा तथा हिंदी के विशाल मंदिर का बिना पानी की संज्ञा दी जाती है। इनके पहले काव्य संग्रह निहार की भूमिका हरिओध ने लिखी है। रश्मि काव्य संग्रह पर बौद्ध दर्शन का गहरा प्रभाव है। इनकी प्रमुख रचनाएं निहार, रश्मि, निर्जा, संध्या गीत, यामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा आदि। रामकुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, केदारनाथ मिश्र आदि अन्य महत्वपूर्ण छायावादी कवि हैं। राष्ट्रीय संस्कृति धारा प्रमुख कवि मक्खनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण सरवन नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, श्याम नारायण पांडे आदि हैं। मक्खनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। कैदी और कोकिला और पुष्प के अभिलाषा इनकी प्रमुख कृतियां हैं।
दिनकर अनल कवि नाम से प्रसिद्ध है। इन्हें समय सूर्य, आधैर्य का कवि, आवेश का कवि नाम से जाना जाता है। रेणुका, हुंकार, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा दिनकर की प्रमुख कृतियां हैं। जालियांवाला बाग, झांसी की रानी, झंडे की इज्जत आदि सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख रचना है। प्रेम और मस्ती का कवि हलावाद, हरिवंश राय बच्चन को हलावाद का प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। बच्चन जी का उम्र ख़याम की रवैयों का गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे प्रेरित होकर उन्होंने मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश की रचना कर डाली। बच्चन जी को हिंदी का वायरन कहा जाता है। रमेश शुक्ल अंचल को हिंदी का मसलवाद का प्रवर्तक माना जाता है। झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत की रचना श्यामल प्रसाद ने मार्च 1924 में की। नरेंद्र शर्मा, हरे कृष्ण प्रेमी, भगवती चरण वर्मा इस धारा के महत्वपूर्ण कवि हैं। अब हम प्रगतिवाद के बारे में देखते हैं। प्रगतिवाद 1936 से 43। E.M. फोस्टर ने 1935 में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना पेरिस में की। हिंदी कविता के इतिहास में 1936 से 43 तक के काल को प्रगतिवाद नाम दिया जाता है। बाद में 1936 में लखनऊ में प्रेमचंद की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। प्रगतिवाद ने छायावाद की भाषा, आध्यात्मिकता, वैयक्तिकता तथा काल्पनिकता का विरोध किया। मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद इस आंदोलन का प्रमुख आधार है। राजनीतिक के क्षेत्र में जो साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वो प्रगतिवाद है। लेनिन साहित्य क्रांति के लिए हथियार मात्र है। इनके अनुसार समाजवादी अर्थातवादी अर्थात को देखने की एकमात्र तात्विक दृष्टि है। बच्चन सिंह के बारे में देखते हैं। बच्चन सिंह का कथन, प्रगतिवादी कविताओं ने दस्तावेजी कविताएं काफ़ी संख्या में लिखी। डॉक्टर नागेंद्र का कथन, प्रगतिवाद समाजवाद की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है। युगवाणी में पंत जी ने प्रगतिवाद को युग की वाणी कहा है। पंत जी ने रूपाभ नामक पत्रिका में अपनी प्रगतिवाद विचारों को अधिक स्पष्ट किया। महत्वपूर्ण कवि एवं उनकी रचनाएं। केदारनाथ अग्रवाल के बारे में देखते हैं। पहली श्रेणी में उनकी राजनीतिक कविताएं आती है, दूसरी श्रेणी में प्राकृतिक, प्रेम एवं सामाजिक कविताएं। ये अपनी कवि यात्रा के शुरुआती समय में बलेंदु उपनाम से कविताएं लिखते थे। उस समय ये ब्रज भाषा में कवित और सवैया छंद में लिखते थे। इन्हें केंद्र का कवि भी कहा जाता है। बच्चन सिंह का कथन, जहाँ तक प्राकृतिक चित्रण का संबंध है, केदारनाथ छायावाद उत्तर कविता के सुमित्रा नंदन पंत हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, अंतागंध आदि। नागार्जुन का साहित्यिक नाम यात्री था। संस्कृत और मैथिली में इसी नाम से कविताएं लिखते थे। इन्हें प्रगतिवाद के सलाहक पुरुष के नाम से जाना जाता है। राम के प्रति इनकी खड़ी बोली में प्रकाशित सर्वप्रथम रचना है। अपनी कविता प्रति हिंसा ही अस्थायी भाव है को नागार्जुन ने अपनी कविता का मैनिफेस्टो कहा है। बच्चन सिंह ने इनकी कविताओं को नुक्कड़ कविता कहा है। हरिजन गाथा कविता में दलित जीवन का मार्मिक चित्रण है। इन्होंने केदारनाथ अग्रवाल के लिए ओजन मन के सजग चित्रे कविता लिखी। गुलाबी चूड़ियाँ इनकी वात्सल्य संबंधी महत्वपूर्ण रचना है। नामवर सिंह का कथन, वे शैली की खोज नहीं करते, शैली स्वयं उन्हें खोजती है। नागार्जुन के समय में नामवर सिंह का कथन है। रामविलास शर्मा का कथन, नागार्जुन जितने क्रांतिकारी साचेत रूप में है उतने अचेत रूप में भी। इनकी प्रमुख रचनाएं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, भस्म अंकुर
तालाब की मछलियाँ आदि। त्रिलोचन प्रगतिवाद के महत्वपूर्ण कवि हैं। इनकी कविताओं में केंद्र में गांव व उनकी समस्याओं का चित्रण है। इनकी कविताओं पर संस्कृत व अवधी का प्रभाव है। ये सोनेट लिखने के लिए प्रसिद्ध है। मुक्तिबोध ने इन्हें अवध का किसान कवि कहा। बच्चन सिंह त्रिलोचन प्रगतिवादी थे नहीं, उम्मा ग्रेस मार्क देकर प्रगतिशील में शामिल किया गया है। इनकी प्रमुख रचनाएं धरती, गुलाब और बुलबुल, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ आदि। प्रयोगवाद 1943 से 1951। प्रयोगवाद का मूल आधार वैकिकता है। 1943 में आज्ञे ने तार सप्तक नामक एक पत्रिका का संपादन किया। वाद के रूप में प्रयोगवाद की शुरू यहीं से मानी जाती है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने पहली बार प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने ही प्रयोगवाद को बेटे ठल्ले का धंधा कहा था। प्रयोगवाद का प्रतीकात्मक रूप से गांधीवाद का प्रभाव दिखाई पड़ता है। प्रयोगवाद पर मनोविश्लेषणवाद और इलियट के निवैकिकता के सिद्धांत का प्रभाव दिखाई पड़ता है। वैचारिक प्रतिबद्धता का निषेध, नवीन राहों का अन्वेषण, छंद की महत्ता, यौन चेतना की प्रबलता, शहरी प्रेम दृष्टि आदि प्रवृत्तियां हैं। तार सप्तक की भूमिका में आज्ञे ने प्रयोगवादियों को राहों का अन्वेषी कहा। आज्ञे लिखते हैं, प्रयोग का कोई वाद नहीं, हम वादी नहीं रहे ना है, न प्रयोग अपने आप में इष्ट है या साध्य है। प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भग्नाश ने एक नए पथ का अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखती है। डॉक्टर रामविलास शर्मा का कथन। तार सप्तक 1943 ईस्वी। तार सप्तक के कवि आज्ञे, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवी, नेवी चंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर, भागवत भूषण अग्रवाल। दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959, चौथा सप्तक 1979। प्रमुख कवि उनकी रचनाएं: सच्चिदानंद, हिरानंद, वात्स्ययन, आज्ञे की रचनाएं: भाग्यदूत, चिंता, इतियालम, हरिघास पर क्षण भर, बाबरा, अहेरी, इंद्रधनुष रोंदे हुए, आंगन के पार, द्वार, इनकी नावों में कितनी बार, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, नदी की बाग पर छाया आदि। रामविलास शर्मा रूप तरंग, इस अकाल वेला में सदियों के साए जाग उठी आदि रामविलास शर्मा की रचना है। मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक, ढोल। प्रभाकर माचवे की रचना मीपल, स्वप्न भंग, अनुछन आदि। नेमिचंद्र जैन की रचना एकांत, अचानक, हम फिर आदि। गिरिजा कुमार माथुर मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले जो बंध नहीं सके आदि। भागवत भूषण अग्रवाल का कथन, छवि के बंधन, जागते रहो, मुक्ति मार्ग, ओ अप्रस्तुत मन, कागज के फूल, अग्निलिख आदि। नई कविता 1952 से 60। विशेषताएं: भोगे हुए अर्थात प्रबल, लघु मानव की अवधारणा, आधुनिक भावबोध, कथा की व्यापकता एवं सृष्टि की उन्मुखता, जीवन के प्रति आस्था तथा उससे भोगने की लालसा, क्षणों की अनुभूतियों का मर्मस्पर्शी वर्णन, व्यंग्यात्मक रूप से पुराने मूल्य की अस्वीकृति। या कवि आंदोलन छठे दशक का है। नई कविता नाम आज्ञे का दिया हुआ है। सन 1954 में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिकाओं से इसका आरंभ माना जाता है।
नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा का श्रेय विजय देवनारायण शाही को दिया जाता है। नई कविता पर अस्तित्ववादी दर्शन का प्रभाव है। नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई है, वरन मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को संयोजित किया गया। रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन। समकालीन कविता 1960 के बाद। समानता 1960 के बाद की कविता को समकालीन कविता कहा जाता है। 1960 के बाद की कविता में विभिन्न तरह की कवि आंदोलन प्रवृत्तियां विकसित हुई, जिसमें आ कविता, जनवादी कविता, नवगीत आंदोलन प्रमुख रहे हैं। आ कविता 1960 के बाद का आंदोलन है। 1963 में जगदीश चतुर्वेदी ने प्रारंभ नामक काव्य संकलन इनकी शुरुआत की। आ कविता का सबसे प्रसिद्ध काव्य संकलन विजय है, जिसमें 3 रचनाकारों गंगा प्रसाद विमल, जगदीश चतुर्वेदी, श्याम परमार की रचनाएं संकलित हैं। आ कविता आंदोलन का पश्चिम के एंटी पोएट्री आंदोलन का वैचारिक प्रभाव है। यह किसी भी सामाजिक दायित्व को अस्वीकार करती है तथा मान्यताओं को खारिज करती है। 1980 के बाद की समकालीन हिंदी कविता की संवेदना विस्तृत एवं बहुआयामी है। प्रमुख समकालीन कवि एवं उनकी रचनाएं। राजकमल चौधरी की रचना कांकवती, मुक्ति प्रसंग। लीलाधर जागोडी की रचना नाटक जारी है इस यात्रा में, रात अब भी मौजूद है, जितने लोग उतने प्रेम। कैलाश बाजपेयी की रचना संक्रांत, देहात से हटकर। तीसरा अंधेरा हवा में हस्ताक्षर। धूमिल की रचना संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। मंगलेश डबराल की रचना पहाड़ पर लालटेन, हम जो देखते हैं। नए युग में शत्रु। अरुण कमल की रचना अपनी केवलधार, नए इलाके में। श्रीकांत वर्मा की रचना भटका मेघ, माया दर्पण। मगध गरुण किसने देखा। दुष्यंत कुमार की रचना सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, साए में धूप। रामदशरथ मिश्र की रचना पथ के गीत, पक गई है धूप, कंधे पर सूरज, शब्द सेतु, बारिश में भीगते बच्चे आदि। अशोक वाजपेयी की रचना शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, अगर इतने से, तत्व पुरुष, बहुरी अकेला, थोड़ी जगह, समय के पास समय है आदि। मित्रों, इकाई 2 हिंदी साहित्य के इतिहास से जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे वह सभी एक ही क्लास में समाप्त हो चुका है। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। हरिओम।